नमस्कार दोस्तों, विद्या शक्ति एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं मानव रोगों के बारे में। किसके बारे में? मानव रोगों के बारे में पढ़ रहे हैं कि भाई मानव में या मनुष्य में कौन कौन से रोग है वो होता है। तो हमने पिछली जो क्लास है 3-4 क्लास हमने पढ़ी है, उसमें हमने संक्रामक रोग, असंक्रामक रोग, ठीक है, इसके अलावा अल्पकालिक रोग, दीर्घकालिक रोग है, उनके बारे में पढ़ा। और उसके बाद हमने पढ़ा था कि जो रोगजनक है, रोगजनक के आधार पर जो रोग है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो हमने उससे पहले हमने पढ़ा था जीवाणु जनित रोग, और जीवाणु जनित रोगों की मैंने 2 क्लास अपलोड की है। एक क्लास में जीवाणु जनित रोगों के बारे में डिटेल से देखा था, और बचे हुए जो जीवाणु जनित जो रोग है वो हमने दूसरी क्लास में पढ़ा था। और साथ ही साथ उस क्लास में मैंने टीकू के बारे में, एंटीबैक्टीरियल जो औषधियां होती है ना, जैसे पेनिसिलिन है, या टीकू में बात करें तो रेबीज के टीके की खोज है, पोलियो के टीके की खोज है, या एंथ्रेक्स का जो रोगजनक है उसकी जो खोज है। मतलब सिलेबस के अकॉर्डिंग जो चीजें होती है जीवाणु के संबंध में वो हमने देख ली है। आज अपन पढ़ेंगे विषाणु जनित रोग। ठीक है, कौन से? विषाणु जनित रोग है। तो वायरसों के द्वारा कौन कौन से रोग होता है, विषाणु जनित रोग है वो कौन कौन से होता है, उनके बारे में आज अपने को डिटेल से पढ़ना है। तो वैसे ही पढ़ेंगे जो अपने जनरल साइंस में काम की चीजें हैं। जनरल साइंस के अलावा फालतू की चीजें कोई नहीं पढ़ेंगे। बहुत सारे रोग है पढ़ने के लिए, हर एक रोग में जितना डिटेल से पढ़े उतना ही कम है। लेकिन अपने को ना तो ज्यादा साइंटिस्ट बनना है और नहीं ज्यादा डॉक्टर बनना है। अपने को सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ते हुए एग्जाम पास करना है, और उस हिसाब से ही जनरल साइंस को लेना है, क्योंकि वो भी आपके लिए तो ठप पड़ रही है भाई, वो भी ठप पड़ रही है। तो मैं एक्स्ट्रा बताऊंगा तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अपने को ज्यादा विद्वता की पहचान नहीं करानी है, जितना सिलेबस में उतना पढ़ता है। सही सटीक विश्लेषण के साथ मैं हर एक चीज आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। ठीक है, और हर रोज कहता हूं, कई बार कह चुका हूं कि 80% में दावे के साथ कहता हूं कि मेरे सिलेबस में से ही सवाल आएंगे, जो पॉइंट पढ़ाता हूं उन्हीं में से आएंगे। ठीक है, 20% में गारंटी नहीं ले सकता हूं। ठीक है, तो आपको चैनल पे जुड़े रहना है। यदि वो क्लास आपने नहीं देखी है तो आप चैनल का जो प्लेलिस्ट बनी हुई अलग अलग है ना, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स की, उसमें बायोलॉजी की प्लेलिस्ट में जाके आप उन क्लासों को जरूर देखें। और लास्ट में अंत तक यदि आपको क्लास अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में से ज्यादा शेयर भी करना है। चैनल पर आप नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना है, और बेल वाला आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन हाथों हाथ मिल जाए। तो अब बिना फालतू की बातें किए अपन चलते हैं सीधे अपने पॉइंट की ओर। तो विषाणु जनित प्रमुख रोग कौन कौन से होता है उनकी अपन चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं एड्स के बारे में। किसके बारे में? एड्स के बारे में। तो एड्स, पहली बात तो एक घातक और भयंकर बीमारी, ध्यान रखना है। कैंसर, एड्स ऐसी बीमारी है जिनको घातक बीमारियां भी कहते हैं। क्या कहता है? घातक बीमारियां भी कहता है, क्योंकि इनके होने के बाद सीधा एक ही होता है, ज्यादातर मरना ही है ना, निश्चित मृत्यु है ना। तो ये मृत्यु का संकेतक होती है। ठीक है, तो एड्स में क्या होता है, एड्स के बारे में अपन देखते हैं। एड्स का रोगजनक वायरस जनित बीमारी, ध्यान रखना। एड्स का जो रोगजनक वायरस होता है उसका नाम है आपके HIV। कौन सा वायरस है? HIV। इस वायरस का नाम याद रखना, HIV, और फुल फॉर्म होती है इसकी ह्यूमन इम्यूनो वायरस। क्या हो जाएगी? ह्यूमन इम्यूनो वायरस, ये इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी HIV की। उसके बाद इसके द्वारा प्रभावित अंग कौन सा होता है? अंग या तंत्र, एक ही बात मैं बार बार यह अंग लिख रहा हूं, अंग या तंत्र दोनों चीजें आपको शामिल रखनी है, ध्यान रखना है। तो प्रभावित अंग या प्रभावित तंत्र कौन सा होता है? वो होता है प्रतिरक्षा तंत्र। हमारा जो प्रतिरक्षा तंत्र है वो इसमें पूरा का पूरा नष्ट हो जाता है इस रोग में। अब ये होता क्या है रोग? जब हमारे शरीर में HIV का जो वायरस प्रवेश करता है, तो HIV वायरस प्रवेश करने के बाद में होता क्या? चलो पहले तो एक चीज को समझा। पहले तो आपको ध्यान रखना है, हमारे शरीर में कोई सा भी रोग कारक जब प्रवेश करता है तो हमारे शरीर की जो लिम्फोसाइट कोशिकाएं हैं, वो लिम्फोसाइट कोशिकाएं उसको पहचान कर उसके विरुद्ध एंटीबॉडी बनाने का कार्य करती है। किसका कार्य करती है? एंटीबॉडी बनाने का कार्य करती है। किसको? रोगजनों को पहचान कर। लेकिन ये HIV वायरस क्या करता है भाई साहब? ये अपना रूप बदलता रहता है। ये रिट्रोवायरस समूह का है। किसका है? ध्यान रखना, रिट्रोवायरस। पर आपके इतना वैसे नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, रिट्रोवायरस। तो ये क्या करता है? ये अपना रूप बदलता रहता है। रूप बदलने के कारण जो हमारे प्रतिरक्षा तंत्र की जो लिम्फोसाइट कोशिकाएं होती है वो इसको पहचान नहीं पाती है, और जब तक पहचानेगी नहीं तब तक सही प्रकार से एंटीबॉडी नहीं बनेगा। क्योंकि
एंटीजन, एंटीजन का मतलब है रोग कारक। किसी भी रोग कारक के प्रति हमारा शरीर एंटीबॉडी बनाता है और उसको नष्ट कर देता है, ये प्रतिरक्षा तंत्र का काम है। लेकिन ये एचआईवी वायरस क्या करता है, हमारे शरीर में प्रवेश करने के बाद लगातार अपना रूप बदलता रहता है। इसलिए लिम्फोसाइट कोशिकाएं इसको पहचान नहीं पाती है। पहचान नहीं पाने के कारण वो उसके विरुद्ध एंटीबॉडी भी नहीं बना पाती है। एंटीबॉडी नहीं बनाती है तब तक ये हमारे शरीर की जो आरबीसी वगैरह है, डब्ल्यूबीसी है, या जो भी रक्त कणिकाएं होती है, उन रक्त कणिकाओं को धीरे धीरे कम करता जाता है, डैमेज करता जाता है ना। शरीर की प्रतिरक्षा संबंधित जो भी कोशिकाएं हैं उनको धीरे धीरे क्या करता जाता है, कम करता जाता है, अपनी संख्या बढ़ाता जाता है। इस प्रकार व्यक्ति की धीरे धीरे 3 साल, 4 साल, 5 साल में धीरे धीरे व्यक्ति की प्रतिरक्षा है वो बिल्कुल न्यून हो जाती है। अब यदि उस व्यक्ति को कोई सा भी रोग होता है तो वो रोग हो जाए, यदि जुकाम भी हो गई तो वो भी हो जाएगी, वो जाएगी नहीं कभी। इस प्रकार व्यक्ति है वो जो रोगों का समूह बन जाता है। क्या बन जाता है, रोगों का समूह बन जाता है। ठीक है, तो यह है इस वायरस का खेल। तो प्रभावित अंग या तंत्र इसमें प्रतिरक्षा तंत्र, हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को ये बिल्कुल नष्ट कर देता है, समूल नष्ट कर देता है। आगे बात करें इसका संचरण कैसे होता है, तो ये एक तो फैलता है संक्रमित व्यक्ति के साथ असुरक्षित यौन संबंध बनाने से। ठीक है, जिस व्यक्ति को एड्स हो रखा है और उस व्यक्ति के साथ में असुरक्षित यौन संबंध बना लेते हैं ना, किस प्रकार के असुरक्षित यौन संबंध है, ठीक है, तो सेक्स कांटेक्ट होता है तो उसके द्वारा ये फैल सकता है। इसके अलावा बात करें तो संदूषित रक्त और रुधिर उत्पादों के आदान से, आदान का मतलब होता है डोनेट करना। जैसे मान लिया कि किसी व्यक्ति को एड्स है और उसका ब्लड है वो किसी दूसरे व्यक्ति को दान कर दिया जाता है, तो उस स्वस्थ व्यक्ति में भी वो रोग हो सकता है। पर इतनी लापरवाही नहीं होती है चिकित्सा विभाग में। जब भी ब्लड है वो डोनेट किया जाता है तो उसकी पहले पूरी जांच होती है। आगे बात समझ में, ठीक है। तो इस प्रकार से, पर यदि लापरवाही से किया गया जो रक्तदान है या और भी अन्य रुधिर उत्पाद है जैसे सीरम है वगैरह है, प्लेटलेट्स है, तो उनका जब डोनेशन किया जाता है तो उस टाइम भी वो स्वस्थ व्यक्ति में पहुंच सकती है। ठीक है, इसके अलावा बात करें तो संक्रमित सुइयों के साझा प्रयोग से, संक्रमित सुइयों के किसके साझा प्रयोग से, जैसे कि देखो उदाहरण से समझ में, जैसे कि अंत्यशिरा है ना, इंट्रावेनस द्वारा ड्रग का कुप्रयोग करने वालों के मामले में। कैसे, आपने ड्रग का कुप्रयोग तो आपने पढ़ाई होगा या छोटी क्लास में हम पढ़ते हैं, 9th क्लास 10th क्लास में भी ये चीजें हैं कि भाई जो ड्रग होता है उनका कुप्रयोग होता है। और कई लोग तो ड्रग के इतने आदी होते हैं, इतने नशीले होते हैं कि उनको अंत्यशिरा मतलब इंजेक्शन के माध्यम से, सुई के माध्यम से ड्रग लेना पड़ता है ना, तब उनका काम चलता है, इतने वो नशीले होते हैं, नहीं तो बिल्कुल ही नर्वस हो जाते हैं। तो कई ऐसे नशेड़ियों का क्या होता है, ग्रुप होता है। क्या होता है, ग्रुप होता है और वो एक ही सुई के द्वारा सब जने वो ड्रग लेते रहते हैं। अब हो सकता है उसमें किसी को यदि HIV हो रखा है ना, और उसी सुई के द्वारा सारे जो ग्रुप के या जो गैंग के जो उसके सदस्य हैं वो ड्रग लेते हैं, तो उनके अंदर वो HIV वायरस है वो सब में पहुंच जाएगा और उनमें भी एड्स हो जाएगा। तो इसका मतलब ये होता है कि है ना, अंत्यशिरा इंट्रावेनस द्वारा ड्रग का कुप्रयोग है, उसके द्वारा भी हो सकता है। तो ये है आपके प्रमुख इसके कारण, मुख्यतः अपन कारण देखें तो। आगे बात समझ में। अब इसके अलावा अगर अपन बात करें तो इसके लक्षणों को देख लेते हैं। तो इसके लक्षण क्या है, रोग प्रतिरोधक क्षमता का नष्ट होना। इसमें क्या होता है, हमारा प्रतिरक्षा तंत्र बिल्कुल नष्ट हो जाता है। प्रतिरक्षा तंत्र क्या है, प्रतिरक्षा तंत्र वो तंत्र होता है, रक्त का ही भाग है ना, हमारे शरीर की वे ब्लड कोशिकाएं और वो कोशिकाएं जो रोगाणु को पहचान कर उनके विरुद्ध एंटीबॉडी बनाकर उनको मारने का काम करती है और हमें रोगों से रक्षा प्रदान करती है। तो वो जो पूरा जो तंत्र है उसमें सम्मिलित जितने भी अंग है, तंत्र है, कोशिकाएं, उन सबको प्रतिरक्षा तंत्र कहा जाता है। तो ये प्रतिरक्षा तंत्र को क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। अब देखो इसके लक्षण देखते हैं अपन। तो इसके लक्षण क्या होंगे, देखो लक्षण है तो रोग प्रतिरोधक क्षमता को नष्ट करना, ये इसका लक्षण हो गया। आगे देखो अब विशेष, विशेष में क्या देखना, देखो विशेष में एड्स के परीक्षण हेतु एलिसा परीक्षण किया जाता है। कौन सा परीक्षण किया जाता है, एलिसा परीक्षण है वो किया जाता है, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है,
एलिसा या इस कई किताबों में आपको इसको एलाइजा भी लिखा हुआ मिल जाएगा भाई, ध्यान रखना है एलाइजा। अब कहोगे कि आप कह रहे हो एलिसा, किताबों में एलिजा मिल जाए तो हम कौन सा याद रखें? इंग्लिश स्पेलिंग सेम ही रहेगी, कई इसको एलिसा पढ़ते हैं, कई इसको एलाइजा पढ़ते हैं। आगे बात सुनो, जो अंग्रेजी या जो इंग्लिश स्पेलिंग है वो चेंज नहीं होगी, पढ़ने का ही फर्क है। हिंदी में कई लोग इसको एलिसा पढ़ते हैं और कई इसको एलाइजा पढ़ते हैं, तो दोनों ही वर्ड एक ही है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी है। और आपको वैसे ही पता है कि जब आप कोई सा भी कंपटीशन एग्जाम देते हो तो वहां पे आपको हिंदी में और इंग्लिश में दोनों जगहों पे पेपर है वो लिखा हुआ मिलता है, तो आप कहीं पे देख लेना इंग्लिश स्पेलिंग है वो सेम ही रहेगी। आगे बात आगे देखें अपन। अब यहाँ पे मैंने HIV की तो फुल फॉर्म लिख दी है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस, और एड्स की भी कई बार है फुल फॉर्म पूछी जाती है, कई बार एड्स की और HIV की फुल फॉर्म में भी पूछी जाती है। तो एड्स की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। सिंड्रोम का मतलब होता है रोगों का समूह है, गुच्छा है ना, सिंड्रोम का मतलब गुच्छा, मतलब एड्स अपने आप में कोई बीमारी नहीं है, अपने आप में इसके कोई प्रॉपर लक्षण नहीं है, इसलिए देखो मैंने यहाँ कोई लक्षण भी नहीं लिखा है, सीधा लिखा है रोग प्रतिरोधक क्षमता नष्ट हो जाती है। इसके इस एड्स के अपने आप में कोई लक्षण नहीं होते हैं, इसका एक ही लक्षण है, ये हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को बिल्कुल नष्ट कर देता है। अब व्यक्ति को जुकाम हो गई तो वो भी नहीं जाएगी, मलेरिया हो गई, मतलब किसी भी प्रकार की बीमारी हो जाएगी तो वो बीमारी उसके जाएगी नहीं, क्योंकि उसका इम्यूनिटी सिस्टम पूरा फेल हो चुका है ना। तो ये अब इसकी जांच कैसे करते हैं या इसका पता कैसे चलता है कि कई बार मान लो कि आप डॉक्टर के पास में जाते हो, तो डॉक्टर के पास में जाते हैं तो हम कहते हैं कि बुखार के भी लक्षण हैं, हम सारे लक्षण बता देते हैं कि ये हो रहा है। अब डॉक्टर को लगता है कि इस व्यक्ति को इतने लक्षण है कि 4-5 बीमारियों के एक साथ होने के संकेत मिल रहे हैं। डॉक्टर के पास में हम जाएंगे और डॉक्टर के पास में इस प्रकार का कोई व्यक्ति जाता है जिसको HIV पॉजिटिव है वो, है ना, तो वो जाता है तो डॉक्टर को वो लक्षण बताएगा कि भी मेरे ये प्रॉब्लम है। अब डॉक्टर को संदेह हो जाता है कि भी इसने जो रोग बताए, जो लक्षण बताए हैं वो लक्षण तो एक से अधिक रोगों के हैं, तो उसका संदेह हो जाता है कि कहीं इसको HIV पॉजिटिव तो नहीं है, कि इसका प्रतिरक्षा तंत्र है वो नष्ट हो गया है और इसको बहुत प्रकार की बीमारी हो गई, तो फिर वो HIV जांच करवाने के लिए कहता है, जब डॉक्टर को संदेह हो जाता है तब। इसके अलावा हम भी अपनी HIV पॉजिटिव करवा सकते हैं, जानबूझकर भी डॉक्टर के पास में जाके बोल के वो लिख देते हैं और हम इसकी HIV पॉजिटिव की जांच करवा सकते हैं। तो ये होता है, तो ये है अपने एड्स, इसके बारे में आपको इतना ध्यान रखना, दोनों फुल फॉर्म, और ठीक है। तो ये रिट्रोवायरस का सदस्य, पर इतना आपके पूछा नहीं जाता है, ठीक है। और ये क्या है? एलाइजा। और एक जानकारी इसमें मैं दे दूं, और इसका जो आनुवंशिक पदार्थ होता है वो होता है आपके RNA। इसका जो आनुवंशिक पदार्थ होता है वो क्या होता है? आनुवंशिक पदार्थ इसमें क्या होता है? RNA होता है। कई बार पूछ लिया जाता है पर बहुत मुश्किल चांस है ना, जनरल साइंस में इतना नहीं पूछा। इसका आनुवंशिक पदार्थ RNA होता है। तो ये था आपके पहला रोग एड्स, उसके बाद आगे पढ़ते हैं। चलो दूसरा देखते हैं अपन डेंगू। तो डेंगू क्या होता है इसके बारे में देखो डेंगू, तो डेंगू का रोगजनक वायरस क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपके अरबो वायरस। कौन सा हो जाएगा? अरबो वायरस हो जाएगा। हालांकि कई बार है वो आपको किताबों में डेंगू वायरस भी लिखा हुआ मिल जाएगा, है ना, साधारण नाम मिल जाएगा डेंगू वायरस, ठीक है। वायरस लिख दो या विषाणु, एक ही बात है भाई। वायरस को क्या बोलता है? वायरस को अपन विषाणु भी बोलते हैं। विषाणु हिंदी शब्द है और वायरस अंग्रेजी शब्द है, ठीक है, ऐसे याद रखना। तो अरबो वायरस है वो डेंगू का रोगजनक वायरस का नाम है। अब प्रभावित अंग कौन कौन से होते हैं इसमें? तो प्रभावित अंगों की बात करें तो प्रभावित अंग के संपूर्ण शरीर, और विशेष तौर पे बात करें तो सिर, आंखें और जोड़े। आपने सुना होगा जोड़ों में दर्द होता है, जैसे कलाई है, कलाई में दर्द है, घुटनों में दर्द है, जहां जहां जोड़े होते हैं, जॉइंट होता है हमारे शरीर में, जहां जहां जॉइंट होते हैं, जॉइंट का मतलब हड्डियां जहां जहां जुड़ी होती है ना, तो वहां पर दर्द होता है। इसके अलावा आंखों पर इसका प्रभाव दिखाई देता है, सिर्फ सर दर्द होना, आंखों का, अब आंखों का तो प्रभाव जानते हो, लाल होना, आंखों से पानी बहना वगैरह ऐसे लक्षण है वो दिखाई देंगे इसके अंदर। अब इसका जो संचरण है, ये रोग फैलता कैसे है? तो मादा एडिज एजिप्टाई मच्छर द्वारा। किस मच्छर द्वारा? मादा एडिस एजिप्टाई मच्छर के द्वारा। ध्यान रखना, मादा एडिस, शॉर्ट में आपके इतना भी कई बार लिखा हुआ मिल जाएगा, मादा एडिज मच्छर, ठीक है, ध्यान रखना है। शॉर्ट में क्या मिल जाएगा आपको? मादा एडिस। पूरा नाम क्या? मादा एडिस एजिप्टाई मच्छर के द्वारा ये रोग फैलता। मादा, नर नहीं। ऑप्शन में कंफ्यूज करने के लिए ये ऑप्शन भी आता है। जैसे मान लिया कि प्रश्न आ गया इस प्रकार से कि डेंगू रोग
किस मच्छर के द्वारा फैलता है? तो एक ऑप्शन में आ जाएगा मादा एडिस मच्छर के द्वारा, या मादा एडिस एजिप्टाई पूरा नाम आ गया मान लो एक ऑप्शन में। दूसरे में आ जाएगा नर एडिस एजिप्टाई के द्वारा। तीसरे में आ जाएगा ऑप्शन दोनों ही सही है, और चौथे में कोई और आ जाए। तो दोनों वाला गलत मत कर देना, क्योंकि कई लोग सोचेंगे कि यार दोनों आ गया तो एडिस मच्छर से फैलता, लेकिन वो मादा से फैलता, नर से नहीं। तो दोनों वाला नहीं आएगा, केवल मादा एडिस एजिप्टाई मच्छर है तो इसी के द्वारा ये फैलाया जाता है। अब मादा से ही क्यों फैलता है? मादाएं होती है, उनको प्रजनन के लिए रक्त की आवश्यकता होती है, इसलिए प्रजनन के लिए रक्त की आवश्यकता होती है, इसलिए इसी के द्वारा ये फैलता है, उसके द्वारा नहीं फैलता। आगे बात करें लक्षण, तो लक्षण क्या है? आंख, पेशियों, हमारे शरीर की जो पेशी होती है मसल्स, और जोड़ों में क्या होता है? दर्द होता है ना। जोड़ों में दर्द होंगे, मसल्स में दर्द होंगे, है ना। व्यक्ति के हाथ पैर हिल ही नहीं पाएंगे दर्द की वजह से, बहुत दर्द होगा, चल नहीं पाएगा। आगे अन्य नाम क्या है इसका? अन्य नाम है इसका हड्डी तोड़ बुखार। ध्यान रखना है, क्या नाम है? हड्डी तोड़ बुखार, क्योंकि हड्डियां जाम हो जाती है। हड्डियां क्या हो जाएगी? हड्डियां जाम हो जाएगी, है ना। जहां जहां जॉइंट है वहां बहुत दर्द होगा, है। व्यक्ति हाथ पैर कलाई को हिला नहीं पाएगा, ऊपर नीचे नहीं कर पाएगा, है, चल नहीं पाएगा। तो इस प्रकार से इसलिए इसको बोलते हैं हड्डी तोड़ बुखार। कौन सा बुखार? हड्डी तोड़ बुखार बोलते हैं। अगला अपन देखते हैं पोलियो। ठीक है, तो पोलियो के बारे में अपन देखते हैं। पोलियो का रोगजनक वायरस क्या हो जाएगा? आपके पोलियो वायरस। कौन सा वायरस हो जाएगा? पोलियो वायरस। अब प्रभावित अंग क्या होता है इसमें? एक तो गले में प्रभाव उत्पन्न होता है, रीढ़ की हड्डी और इस नाड़ी संस्थान, जो हमारा जो नर्व सिस्टम है, नाड़ी संस्थान है, वो प्रभावित होता है। सूचनाओं के संप्रेषण में बाधाएं उत्पन्न होती है, फलस्वरूप व्यक्ति में विकलांगता उत्पन्न हो जाएगी। क्या उत्पन्न हो जाएगी? विकलांगता है वो उत्पन्न हो जाएगी। ब्लड सर्कुलेशन है वो काफी डाउन हो जाएगा, गिर जाएगा, है ना। तो जैसे मान लिया कि किसी व्यक्ति के पैरों में पोलियो हो गया तो एक पैर बहुत पतला रह जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसका सही प्रकार से विकास नहीं हो पाएगा। तो इस प्रकार से प्रभावित अंग होता है इसके अंदर। अब है संचरण, तो इसका संचरण होता है संक्रमित मल के द्वारा, है ना। पशु विष्ठा, जंतु की विष्ठा है, मानव विष्ठा है, या पशु की विष्ठा है, मल, है ना, या इसके द्वारा फिर भोजन के द्वारा भी इसका संचरण है वो हो सकता है। आगे बात करें लक्षण कौन कौन से उत्पन्न होता है? ज्वर। शुरुआत में जब भी व्यक्ति को पोलियो होगा तो बुखार आएगा। क्या आएगा? बुखार आएगा। ज्वर का मतलब बुखार। बदन में दर्द होगा, बदन दर्द होगा, रीढ़ की हड्डी और आंत की जो कोशिकाएं हैं वो नष्ट हो जाएगी। रीढ़ की हड्डी की बहुत सारी जो नर्व सिस्टम संबंधी जो कोशिकाएं होती है वो नष्ट हो जाएगी। आंत की कुछ कोशिकाएं, सारी नहीं, कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाएं वो नष्ट हो जाती है। अब इसके भी अन्य नाम क्या है? इसका अन्य नाम है एक तो बाल पक्षाघात। इसका अन्य नाम क्या है? बाल पक्षाघात। और एक और नाम है पोलियोमाइलिटिस। अगला अंग्रेजी वाला नाम है पोलियोमाइलिटिस। तो पोलियोमाइलिटिस, यहाँ पे पोलियो आ ही गया तो इससे तो आपको याद रह जाएगा। पोलियोमाइलिटिस का मतलब बाल पक्षाघात है, ठीक है। और एक इधर प्रॉपर नाम दिया हुआ है ये बाल पक्षाघात। तो ये नाम याद रखना, बाल पक्षाघात किसको कहता है? पोलियो को कहता है, ये ध्यान रखना है ना। ये तो याद रह जाएगा भाई। इसमें पोलियोमाइलिटिस है तो उसमें भी पोलियो को ही कहते हैं, तो ये तो रह जाएगा। पर ये बाल पक्षाघात है, ये याद रखना है। कई बार ये बाल पक्षाघात से सवाल पूछा गया है, ऐसे भी पूछ लेते हैं बाल पक्षाघात है वो किस वायरस से होता है? तो पोलियो वायरस से, क्योंकि बाल पक्षाघात पोलियो को ही कहा जाता है। तो ये है अपने डेंगू और पोलियो के बारे में। आगे देखें, अगला रोग देखें। अगला है इन्फ्लुएंजा। तो इन्फ्लुएंजा रोग क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। इन्फ्लुएंजा, अरे इन्फ्लुएंजा सर्दी जुकाम, सर्दियों में जुकाम तो लगती रहती है। अभी का मौसम सर्दी का चल रहा है, स्वेटर पहन रखी है मैंने, ठीक है। तो जुकाम की बात करें अपन, है ना, इसको इन्फ्लुएंजा बोला जाता है। तो इसका रोगजनक वायरस या विषाणु क्या होता है? मिक्सो वायरस। किस वायरस के द्वारा होता है? ये मिक्सो वायरस के द्वारा होता है। कई बार इसको इन्फ्लुएंजा वायरस भी कह देते हैं, ध्यान रखना भाई। कौन सा वायरस? इन्फ्लुएंजा वायरस भी कह देते हैं इसको। तो मैं लिख देता हूं आपके इन्फ्लुएंजा, ठीक है। कई बार इसको इन्फ्लुएंजा वायरस है वो भी कह दिया जाता है। इन्फ्लुएंजा वायरस के अनेक प्रकार होते हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। तो कई बार नॉर्मली इन्फ्लुएंजा कह देते हैं या मिक्सो वायरस है। अब इसका प्रभावित अंग क्या है? इसमें प्रभावित अंग होता है संपूर्ण शरीर। संपूर्ण शरीर। अब आप कहोगे कि जुकाम में संपूर्ण शरीर कैसे प्रभावित होता है? तो आपको पता है जब भी जुकाम होता है नॉर्मल सरदर्द रहता है, नाक से पानी बहना स्टार्ट हो जाता है, गलशोथ, गले में दर्द, खराश, गले में सूजन, खराश, खांसी आती है, बार बार छींकें आती है, और हल्का सा बदन दर्द या हल्का सा बुखार भी
रहता है। आई बात, इसलिए संपूर्ण शरीर है वो इससे प्रभावित होता है। ठीक है, आगे बात करें, इसका संचरण है वायु द्वारा। वायु द्वारा कैसे? जिसको भी जुकाम हो रखी है वो खांसेगा, ठीक है, या छींकेगा, तो जो भी बूंद बाहर निकल रहे ड्रॉप्स एंड ड्रॉपलेट, जो थूक की बूंदे बाहर निकलती है वो वायु में, एयर में फैल जाएगी और उसके आसपास जो भी स्वस्थ व्यक्ति होंगे श्वास लेंगे तो वो ड्रॉपलेट है वो श्वास के साथ उन व्यक्तियों में चले जाएंगे, या यूं मान लो कि वो जो वायरस है वो वायु के साथ, श्वास के साथ उनमें भी चले जाएंगे। इसलिए जब भी सर्दी जुकाम होती है तो ये अपना नैतिक दायित्व है, अपना नैतिक दायित्व है कि वे अपने को रुमाल रखनी चाहिए। जुकाम आती है ना, तो नाक के पास में रुमाल रख लेनी चाहिए, दूसरों की वस्तु को छूना नहीं चाहिए, है ना, ये एक नैतिक दायित्व है भी, ताकि अपना रोग दूसरों में फैले ना, है ना। आई बात समझ में, तो ये ध्यान रखना है। आगे बात करें लक्षण, लक्षण की बात करें तो मैंने बताई दिया आपको, गलशोध, गलशोध का मतलब गले में खराश होना, है ना, गले में हल्का सा दर्द होना, है ना, इसकी वजह से खांसी भी हो जाती है। इसके अलावा बार बार छींके आएगी, बेचैनी रहेगी, क्योंकि सर दर्द रहता है, बार बार छींके आते तो बेचैनी रहती, काम करने में थोड़ा कम ही मन लगेगा। आगे बात करें, अन्य नाम इसका सामान्य जनरल भाषा में अपन जुकाम बोलते हैं। सर्दी जुकाम भी आप ऐसे लिख सकते हो, है ना, ऐसा भी लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सर्दी जुकाम, ठीक है, सर्दी जुकाम भी इसको सामान्य भाषा में लिखा जाता है। आगे बात करें चेचक के बारे में, किसके बारे में? चेचक रोग, है ना। तो चेचक रोग क्या होता है ना, पॉक्स भी बोलते हैं इसको। देखो, रोगजनक वायरस वेरिसेला जोस्टर, कौन सा? वेरिसेला जोस्टर। वेरिसेला जोस्टर नामक विषाणु या वायरस के द्वारा ये रोग होता है। आगे बात समझ में, ठीक है। आगे देखें, प्रभावित अंग, तो इस रोग में प्रभावित अंग कौन होता है? संपूर्ण शरीर। अभी मैंने बता दिया संपूर्ण शरीर है वो इसमें आपके प्रभावित होता है। इसमें भी, चेचक में भी संपूर्ण शरीर। अरे चेचक के अंदर लाल 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 दाने शरीर पे बन जाते हैं, या धब्बे बन जाते हैं, चकते पूरे शरीर पे, बॉडी पे, हाथ पैर बदन में, है ना, या सामने मुंह पर वगैरह, गले, हर जगह क्या बन जाते हैं? चकते बन जाते हैं, है ना। पहले तो वो फुंसियां होती है, फुंसियां, फोड़े फुंसियां, और बाद में बड़े चकतू में या छालू के रूप में, जैसे छाले होते हैं ना वैसे चेंज हो जाती है। तो संपूर्ण शरीर है वो इसमें प्रभावित होता है। अब इसका संचरण कैसे होता है? तो संचरण है खांसने से, छींकने से भी होता है, बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि अंदर रहता है ये, इसके जो वायरस होता है। इसके अलावा स्पर्श के द्वारा, जिसको भी ये पॉक्स वायरस हो रखा है, या वेरिसेला जोस्टर, या जिसको अपन कहते हैं चेचक, तो घर में उस व्यक्ति को अलग रखना चाहिए। आई बात समझ में। और वैसे ये एक ही बार होता है, जिंदगी में एक ही बार होता है, फिर एंटीबायोटिक हमारे शरीर में बन जाती है, तो उसको, व्यक्ति को उसको घर के अंदर या किसी अलग रूम में रखना चाहिए, और उसकी वस्तुओं का उपयोग भी नहीं करना चाहिए, जैसे कि टॉवेल है या उसके खाने पीने के बर्तन वगैरह है, ठीक है, थोड़ा सा उनसे जब तक वो संक्रमण का टाइम रहता है तब तक अवॉइड रहना चाहिए, है ना। या जो भी व्यक्ति उसको उसके पास में जाके आए, खाना वगैरह देके आए, तो उसको वापस अच्छे से साबुन से हाथ धो लेना चाहिए, और उसको संभवतः एक अलग ही कमरा दे दिया जाना चाहिए ताकि वो उसी में रहे, ठीक है। आगे बात करें, एवं संक्रमित वस्तुओं के द्वारा, है ना, उसकी जो संक्रमित वस्तु है उसके द्वारा भी ये फैल सकता है। अब इसके लक्षण देखो, इस रोग में लक्षण क्या है? हल्का बुखार तो रहता ही है एनी टाइम, शरीर पर लाल दाने या चकते हैं वो बन जाते हैं, ठीक है। और अन्य नाम है इसका चिकन पॉक्स, यहाँ पर जिसको छोटी माता भी बोलते हैं ना, कहते हैं ना माता जी बरस गई या माता जी निकल गए, अलग अलग भाषाओं में अलग अलग है ना, प्रांतीय भाषाओं का फर्क पड़ जाता है, ठीक है। तो माता जी निकलना या माता जी बरस गए, तो ये ऐसा कुछ सामान्य अपनी भाषा में, राजस्थानी भाषा में अपन कहते हैं, ठीक है। तो ये है आपके चेचक, ठीक है। तो चेचक हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, ठीक है। आगे देखें अपन, अगला छठा है अपने खसरा। तो खसरा क्या है इसके बारे में पढ़े। खसरे को जानना, मिजलस भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मिजलस। देखो, इसका रोगजनक वायरस या विषाणु क्या होता है? मोरबिला वायरस। कौन सा वायरस होता है? मोरबिला वायरस। या आपको कई जगह आपको रूबेला वायरस भी मिल जाएगा, तो दोनों से ही होता है। आगे बात में मोरबिला वायरस आए तो भी सही है, और रूबेला वायरस आए तो भी सही है। आगे बात करें प्रभावित अंग, तो प्रभावित अंग क्या होता है इसमें? संपूर्ण शरीर। इसका जो प्रभाव है वो संपूर्ण शरीर पर देखने को मिलता है। इसका जो संचरण है वो वायु द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? वायु द्वारा। वायु द्वारा होने का मतलब है जब भी व्यक्ति बोलता है या खांसता है तो उसके जो वायरस है वो जो थूक की जो बूंदे होती है, ड्रॉपलेट होती है, उनके साथ बाहर आ जाता है, और स्वस्थ व्यक्ति उस एयर में श्वास लेता है तो उसके अंदर चले जाता है। वायु द्वारा फैलने का यही तरीका, और कोई नहीं। वायु द्वारा फैल रहा था इसका मतलब है कि वो श्वास के साथ अंदर जा रहा है, ठीक है। आगे बात करें, लक्षण क्या है? शरीर पर लाल दाने, शरीर पर क्या बन जाएंगे? लाल दाने बन जाएंगे,
और इसका अन्य नाम क्या, अन्य नाम है मिजलस। क्या नाम है, मिजलस। इसलिए ध्यान रखना, एक एमएमआर का टीका लगता है इस रोग में। किसका टीका लगता है, एमएमआर का। टीके की अगर अपन बात करें, ठीक है, तो टीके की बात करें तो एमएमआर का, मिजलस, मम्पस और रूबेला, तीनों नाम है ना, मिजलस, मम्पस और रूबेला, है ना, ये इसकी फुल फॉर्म है। तो ये भी एक प्रकार का टीका है, तो इसका उपयोग एमएमआर का टीका इस रोग में लगाया जाता है। ठीक है, आगे बात करें, चलो आगे है अपने हिपेटाइटिस। कौन सा रोग है, हिपेटाइटिस। तो हिपेटाइटिस रोग का रोगजनक वायरस क्या होता है, हिपेटाइटिस वायरस होता है। ध्यान रखना, कौन सा वायरस, हिपेटाइटिस। अब हिपेटाइटिस भी अलग अलग प्रकार होते हैं। हिपेटाइटिस की 5 कैटेगरी होती है, ध्यान रखना, हिपेटाइटिस ए, हिपेटाइटिस बी, हिपेटाइटिस सी, हिपेटाइटिस डी और हिपेटाइटिस ई। ऐसा नहीं कि सर एबीसीडी लिख दिया आपने, अरे एबीसीडी नहीं है, इसी प्रकार ये टाइप दिए गए। तो हिपेटाइटिस जो रोग है वो ज्यादातर बच्चों में होता है। किस में होता है, हिपेटाइटिस रोग है वो ज्यादातर बाल्य अवस्था में, ज्यादातर की कह रहा हूं मैं, ज्यादातर बालकों में होता है। पीलिया बोलते हैं इसको अपन, सामान्य भाषा में क्या बोलते हैं, पीलिया। तो पीलिया ज्यादातर बच्चों में होता है क्योंकि वो मिट्टी में वगैरह में खेलते हैं, तो मिट्टी के द्वारा इसके जो वायरस है वो पहुंच सकते हैं, या मल के द्वारा या भोजन के द्वारा भी पहुंच सकते हैं। तो हिपेटाइटिस पीलिया को कहते हैं। इसमें प्रभावित अंग क्या होता है, यकृत, लीवर। प्रभावित अंग क्या होता है, लीवर, यकृत। लीवर में दर्द होता है। अब लीवर यहाँ क्या होता है, पेट के पास में होता है, तो बच्चा कहता है कि पेट दर्द हो रहा है। हाँ, डॉक्टर के पास में ले जाता है, डॉक्टर पूछता है कहाँ से दर्द कर रहा है, साइड से दर्द कर रहा है, इसका मतलब है कि वो लीवर दर्द कर रहा है। आई बात समझ में। तो इसका मुख्य जो संक्रमण है वो वैसे देखे तो यकृत में ही ज्यादा होता है, लीवर में। ठीक है, हिपेटाइटिस के 5 प्रकार होते हैं, ABCD और ई, ज्यादातर बच्चों में होता है, ध्यान रखना है। ठीक है, वैसे किसी भी अवस्था में हो सकता है, पर ज्यादातर की बात करें तो। अब इसका संचरण संदूषित जल, दूषित जल से, भोजन से एवं संदूषित रक्त आदान से भी हो सकता है। ध्यान रखना है, यदि किसी व्यक्ति को हिपेटाइटिस हो रखा है तो वो ब्लड डोनेशन नहीं कर सकता है। ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट सवाल है। यदि किसी व्यक्ति को हिपेटाइटिस हो रखा है तो वो ब्लड दान या ब्लड डोनेट नहीं कर सकता है जब तक कि वो हिपेटाइटिस से ठीक ना हो जाए, क्योंकि ये रोग भी एक संदूषित रक्त या एक रोगी व्यक्ति का रुधिर दूसरे व्यक्ति को यदि दे दिया जाए तो उसको भी ये रोग हो सकता है। ध्यान रखना है। आगे बात करें, लक्षण क्या है, तो पीलिया या हिपेटाइटिस के लक्षण है, पेशाब पीला हो जाता है। कैसा होता है, पेशाब पीला, पीलापन ज्यादा होता है पेशाब में। आंखें एवं त्वचा पीली हो जाती है। आंखें, त्वचा है वो कैसे हो जाएगी, हल्का सा पीलापन दिखाई देगा, आंखों में पीलापन दिखाई देगा। डॉक्टर जब भी पास देखते हैं तो डॉक्टर देखेगा तो आंखों को देखेगा ऐसा, और उसमें पीलापन नजर आता है, तो वो पीलिया का लक्षण है। त्वचा भी पीली पड़ने लग जाती है। कई बार जो नाखून होता है वो नाखून भी आगे से हल्के से उनमें भी पीलापन आ जाता है। ठीक है, पेशाब भी पीला आता है, तो ये पीलिया के लक्षण है। अन्य नाम क्या इसके, अन्य नाम है जॉइंडिस बोलते हैं, पित्त ज्वर बोलते हैं और पीलिया बोलते हैं। बुखार रहता है इसमें भी, ऐसे नहीं बुखार नहीं रहता, इसमें भी बुखार रहता है। तो जॉइंडिस है, पित्त ज्वर और पीलिया, इसी के नाम है। हिपेटाइटिस के 5 प्रकार के होते हैं। प्रभावित अंग यकृत है और इंपॉर्टेंट रोग है, ध्यान रखना। कई बार सवाल पूछा जाता है इसका, हेजा है, हिपेटाइटिस है ना, एक हेजा भी पूछा जाता है कई बार, ध्यान रखना है। हेजा, हिपेटाइटिस, इनके बारे में बहुत बार पूछा जाता है, ध्यान रखना। आगे देखें, अगला है रेबीज। तो रेबीज के बारे में देखते हैं। इसका जो रोगजनक वायरस होता है वो होता है रेब्डो वायरस। कौन सा वायरस, रेब्डो वायरस, इसके द्वारा ये रोग होता है। आगे बात करें, प्रभावित अंग, तो इसमें प्रभावित अंग होता है तंत्रिका तंत्र। जो हमारा तंत्रिका तंत्र होता है वो इसमें प्रभावित होता है। जो हमारा नर्वस सिस्टम है, ठीक है, वो ठीक से काम नहीं करता है। अब इसमें क्या होता है, फिर व्यक्ति वो पागल जैसे व्यवहार करने लग जाता है। अब इसका संचरण कैसा होता है, संचरण संक्रमित जानवर, कोई सा भी जानवर हो सकता है, सामान्य तो कुत्ता है, बंदर है, बिल्ली है, इस प्रकार का कोई भी जानवर है वो काट लेता है। संक्रमित जानवर मतलब इस जानवर के अंदर इसके वायरस है, और जैसे पागल कुत्ता है, रेबीज से संक्रमित जो कुत्ता है वो आपको काट लिया तो उससे फिर आप में रेबीज हो सकता है। तो अपने को फिर रेबीज के टीके भी लगवाने पड़ते हैं, इंजेक्शन भी लगवाने पड़ते हैं। अलग अलग इंजेक्शन है, ठीक है, कई 14 इंजेक्शन है, ठीक है, और भी इंजेक्शन है, वो अलग अलग प्रकार के इंजेक्शन होते हैं। आगे बात करें, लक्षण, रोगी पागल हो जाता है, रोगी है वो पागल, इसलिए यदि पागल कुत्ते ने या किसी जानवर ने काट लिया है तो रेबीज के इंजेक्शन या टीके जो भी है वो लगवा लेने हैं। चाहे भले ही कुत्ता पागल हो या ना हो,
फिर भी आपको रेबीज के टीके हैं या इंजेक्शन है वो लगवा लेने हैं, क्योंकि मान लो कि उसके लार में रेबीज के वायरस हो गए तो ये रेबीज के लक्षण पहले प्रकट नहीं होते, कई दिनों या कई महीनों बाद में भी प्रकट हो सकता है, और यदि ये रोग हो गया तो मरने से कोई बचा नहीं सकता है, ध्यान रखना, फिर उस व्यक्ति को मरना ही पड़ता है। इसलिए कभी भी पागल कुत्ता काट जाए, चाहे भले वो पागल हो या ना हो, यदि सामान्य कुत्ता भी आपको काट ले तो भी आपको रेबीज के टीके या इंजेक्शन लगवा लेने हैं। मैं आपको ये सलाह देता हूं, क्यों? क्योंकि यदि आपने ऐसा सोच लिया कि नहीं नहीं वो कुत्ता पागल नहीं था, है ना, और ऐसा समझ के आपने उसको छोड़ दिया है, तो वो रेबीज की, यदि उसके लार में रेबीज के वायरस है और फ्यूचर में 6 महीने 12 महीने 1 साल बाद में, है ना, वो यदि एक्टिवेट हो गए तो फिर मरने से आपको कोई बचा नहीं सकता है, ये ध्यान रखना है पूरा पूरा, ठीक है। तो व्यक्ति पागल हो जाता है, जीभ है वो बाहर निकल जाती है, कुत्ते की भी देखा होगा, जो पागल कुत्ता होता है जिसके रेबीज का संक्रमण है तो उसकी जीभ है वो बाहर लटकती है, लार निकलती रहती है। आगे अन्य नाम देखो, अन्य नाम है जल भित्ति बोलते हैं इसको, हाइड्रोफोबिया, अंग्रेजी में क्या बोलता है? हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया, हाइड्रो का मतलब है यहाँ जल से, और फोबिया का मतलब होता है डर, है ना, ये साइकोलॉजी की चीजें होती है, ध्यान रखना। तो फोबिया का मतलब होता है डर, है ना, जल भित्ति, भित्ति का मतलब भी डर है इधर, तो जल से डर लगता है, ध्यान रखना है। रेबीज जिस व्यक्ति को हो जाता है वो व्यक्ति पानी से बहुत डरता है, ठीक है, पानी से, तो पानी को देखते ही उसको डर लगने लग जाता है, इस प्रकार से उसका तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है और फिर अंततः उसकी मृत्यु निश्चित है, ठीक है। आगे बात करें, अब है स्वाइन फ्लू, किसकी बात करें? स्वाइन फ्लू की बात करें तो इसका रोगजनक वायरस है वो होता है H1N1 वायरस। कौन सा वायरस? H1N1 वायरस। वैसे ये इन्फ्लुएंजा वायरस का प्रकार है, क्या कह सकते हैं? इन्फ्लुएंजा, इसको अपन ऐसे भी कह सकते हैं इन्फ्लुएंजा H1N1, इन्फ्लुएंजा H1N1 वायरस, ठीक है। तो इस वायरस के द्वारा ये होता है। संचरण देखते हैं, संचरण वायु के द्वारा हो सकता है या फिर संक्रमित वस्तु को छूने से, स्पर्श। अब स्पर्श से डायरेक्टली नहीं होगा, ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि ये स्पर्श वाले रोग में जाएगा। स्पर्श का मतलब है कि संक्रमित वस्तु को आपने छुआ है और आपके हाथों पर वो वायरस चिपक गए, अब आप हाथ को मुंह पे वगैरह यहाँ घुमाते हैं तो उस माध्यम से वो फिर श्वसन के द्वारा हमारे अंदर पहुंच जाता है। अब इसके लक्षण देखो, लक्षण क्या है? सामान्य सर्दी जुकाम जैसे लक्षण उत्पन्न होता है ना। स्वाइन फ्लू में क्या होता है? नॉर्मल सर्दी जुकाम जैसे ही लक्षण उत्पन्न होता है, जैसे कि नाक बहना है, ठीक है, सर्दी जुकाम में बहता है, हल्का बुखार रहता है, खांसी है, गले में खराश, है ना, गले में खराश रहती है ना, गल शोध बोलते हैं, शरीर दर्द करता है ना, हल्का सा बदन दर्द रहता है और थकान भी महसूस होती है। तो नॉर्मली जुकाम जैसा ही ये रोग होता है, पर इसका जो वायरस है वो अलग है, H1N1 या इन्फ्लुएंजा H1N1। मैंने जुकाम का क्या बताया? जुकाम का मैंने केवल इन्फ्लुएंजा बताया था आपको, और ये होता है इन्फ्लुएंजा H1N1। आगे बात समझ में? तो इस प्रकार से ये स्वाइन फ्लू और रेबीज है। अगला देखते हैं अपन, अगला और लास्ट है हर्पीज। तो हर्पीज के बारे में देखते हैं। इसका जो रोगजनक वायरस है वो होता है हर्पीज वायरस। कौन सा वायरस? ये हर्पीज वायरस के द्वारा होता है, और इसमें जो प्रभावित अंग है वो त्वचा होती है। प्रभावित अंग कौन सा होता है? त्वचा। त्वचा में सूजन आ जाती है, छाले, घाव बन जाता है। अब इसका जो संचरण है वो कैसा होता है? यदि संक्रमित जो व्यक्ति है उस संक्रमित व्यक्ति के संक्रमित घाव के सीधे संपर्क में आ जाता है, मतलब घावों के हाथ लग गया वगैरह है, कपड़े का इस्तेमाल से फिर वह स्वस्थ व्यक्ति में पहुंच जाएगा, ठीक है। और त्वचा में इसमें क्या जाएगी? सूजन। त्वचा में मुख्यतः सूजन उत्पन्न होती है और घाव भी बन जाता है, और उन घावों से स्वस्थ व्यक्ति में उसका रोग का क्या होता है? संचरण होता है। तो इस प्रकार आज हमने वायरस जनित महत्वपूर्ण 10 डिजीज के बारे में, 10 रोगों के बारे में हमने पढ़ा है। एग्जाम की दृष्टि से वायरस जनित इन 10 रोगों के अलावा कोई सा भी वायरस नहीं पूछा गया, चिंता मत करो, ठीक है। तो यदि ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो क्लास को अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, ठीक है। चैनल पर आप नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देवे, और साथ ही साथ बेल वाले आइकन को भी प्रेस करना है, ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको हाथों हाथ मिल जाए। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हो, जिसका जो लिंक है वो चैनल के अबाउट सेक्शन में दिया हुआ है। आगे बात समझ में? तो इस क्लास में इतना ही, अगली क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।